सिर्फ है, ब्लड का कंपोजिशन अपन ने पढ़ा है, तो ब्लड के अंदर तो अपन ने फाइब्रोब्लास्ट कभी नहीं पढ़े, तो ब्लड के अंदर फाइब्रोब्लास्ट नहीं होती। देखिए, अब हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स के बारे में कि कनेक्टिव टिश्यू होता कितनी तरह का है। तो आप किसकी बात करेंगे? अबाउट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अगर मैं बात करूं टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, तो कनेक्टिव टिश्यू को हम डिवाइड करते हैं तीन टाइप में। पहला लूज कनेक्टिव टिश्यू, सेकेंड वन इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एंड द थर्ड इज कॉल्ड एज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो आप देखिए, आप कितने टाइप में डिवाइड करते हैं? तीन। कौन कौन? लूज, डेंस और स्पेशलाइज्ड। कुछ किताबों में एनसीईआरटी को छोड़ करके कनेक्टिव टिश्यू को दो टाइप में डिवाइड कर देते हैं। इन दोनों को मिला करके बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, और उसे बोल देते हैं स्पेशलाइज्ड। पर हमें जब भी क्लासिफिकेशन वगैरह कुछ भी याद रखना है, तो हमें एनसीईआरटी वाले फ्लो में चलना है। तो एनसीईआरटी के हिसाब से कनेक्टिव टिश्यू के कितने टाइप हैं? तीन। पहले का नाम क्या है? लूज, दूसरा डेंस, और तीसरा? पहले का नाम, दूसरा कौन है? डेंस, और तीसरा है स्पेशलाइज्ड। अब बोलिए, लूज कनेक्टिव टिश्यू में यहां जो सेल्स और फाइबर हैं वो पास पास हो या दूर दूर? तो अपन ने कहा कि यहां पर सेल्स एंड फाइबर आर लूजली पैक्ड। सेल और फाइबर क्या होने चाहिए? लूजली पैक्ड होने चाहिए। तो यहां पर सेल्स और फाइबर लूजली पैक्ड होंगे, मतलब इनके बीच में दूरी होगी। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में हमने कहा कि यहां पर सेल्स और फाइबर जो हैं ये डेंसली पैक्ड होने चाहिए या कॉम्पैक्टली पैक्ड होने चाहिए। तो सेल्स और फाइबर डेंसली पैक्ड होते हैं किसके अंदर? डेंस कनेक्टिव टिश्यू में। स्पेशलाइज्ड में अगर हम बात करें, तो स्पेशलाइज्ड में कुछ ना कुछ यूनिक बात होगी, तभी आपने रखा उसे स्पेशल में। अब देखिए, लूज कनेक्टिव टिश्यू के टाइप आपके पास कितने हैं? दो। पहले को आप कहते हैं एरियोलर। पहला कौन सा कहा जाता है? एरियोलर। और दूसरे को हम क्या कहते हैं? एडिपोज। तो कितने टाइप हो गए? दो। पहला एरियोलर और दूसरा कौन हुआ? एडिपोज। वहीं डेंस कनेक्टिव टिश्यू के फर्दर कितने टाइप हैं? दो। पहला कहा जाता है डेंस रेगुलर। पहले को अपन क्या बोलते हैं? डेंस रेगुलर कहते हैं। और दूसरा कहा जाता है डेंस इरेगुलर। तो फर्स्ट वन इज डेंस रेगुलर एंड अदर वन इज कॉल्ड एज डेंस इरेगुलर। तो ये दो टाइप का हुआ, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। अब आ जाते हैं स्पेशलाइज्ड पर। तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के टाइप होते हैं दो। पहला, इसके अंदर कहा जाता है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। पहला कौन सा होता है? स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, जो क्या बनाता हो? स्केलेटन। एंड सेकेंड इज कॉल्ड एज वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो दूसरे को क्या नाम दोगे? वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। अगर बात करते हैं स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में, तो फर्दर इट इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। कौन कौन आएगा इसके अंदर? कार्टिलेज और बोन। तो हमने कहा पहले आ जाएगा कार्टिलेज एंड अदर विल बी बोन। वहीं वेस्कुलर में दो चीजें आएंगी, एक तो यहां पर आ जाएगा ब्लड, और दूसरा क्या आ जाता है? लिम्फ। तो कितनी चीजें आ गई? दो। ब्लड और लिम्फ, इनको कहां रखा? वेस्कुलर में। तो बोलो, कनेक्टिव टिश्यू को कितने टाइप में डिवाइड किया जाता है? तीन। कौन कौन टाइप हैं? लूज, डेंस और स्पेशलाइज्ड। पहले टाइप का नाम लूज, दूसरा है डेंस, तीसरा स्पेशलाइज्ड। सेल्स और फाइबर अगर दूर दूर हो तो क्या बोले इनको? अगर पास पास में हो तो
डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में कितने टाइप? दो, पहला एरियोलर और दूसरा। फिर आप देखिए डेंस के कितने टाइप? दो, कौन कौन? डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। फिर अपन ने कहा कि अगला आता है स्पेशलाइज्ड में कितने टाइप? दो, स्केलेटल और वेस्कुलर। फिर हमने कहा कि जो स्केलेटल है इसके अंदर कितने टाइप हैं? दो, पहला कार्टिलेज और दूसरा बोन। वेस्कुलर के कितने टाइप? दो, पहला ब्लड और दूसरा लिम्फ। तो ये हुआ कनेक्टिव टिश्यू का क्लासिफिकेशन। अब जरा ध्यान दें, एनसीईआरटी ने पेज नंबर 102 और 103 पे एक लाइन लिखी थी, दे रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू। तो आप ध्यान दें, हम लूज और डेंस इन दोनों को हमने कहां रख लिया? सॉफ्ट में। तो कहा कि रेंज फिजिकल अपीयरेंस में कहां से कहां तक करेंगे? तो पहला कहा जो है सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू स्पेशलाइज्ड टाइप। अब स्पेशलाइज्ड टाइप में नाम किस किस का लिया? बोन, ब्लड, कार्टिलेज, और नाम किसका लिया? एडिपोज का। अब अगर आप देखें तो क्या क्लासिफिकेशन के हिसाब से एडिपोज को स्पेशलाइज्ड टाइप में रखना चाहिए था कि नहीं? क्लासिफिकेशन के हिसाब से क्या एडिपोज को स्पेशलाइज्ड टाइप में रखना था? नहीं, एडिपोज टिश्यू स्पेशलाइज्ड टाइप नहीं है, पर एनसीईआरटी ने रखा है। तो आपने को पहले तो याद रखना है, एनसीईआरटी की लाइन है कि कनेक्टिव टिश्यू रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू स्पेशलाइज्ड टाइप, जिसके अंदर नाम किस किस का है? ब्लड, बोन, कार्टिलेज और एडिपोज। तो संभवतः एडिपोज को वहां स्पेशलाइज्ड में रखा इस हिसाब से है कि हम कहते हैं कि एडिपोज इज स्पेशलाइज्ड वर्जन ऑफ एरियोलर। एडिपोज को हम स्पेशलाइज्ड वर्जन किसका मानते हैं? एरियोलर का। और स्पेशलाइज्ड किसके लिए? कि एडिपोज का काम होता है स्टोरेज ऑफ फैट। तो एनसीईआरटी की लाइन क्या थी? दे रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू स्पेशलाइज्ड टाइप। किस किस का नाम लिया? ब्लड, बोन, कार्टिलेज और एडिपोज। कायदे से एडिपोज को स्पेशलाइज में रखते हैं क्या? नहीं, एडिपोज किसके अंदर आता है? लूज के अंदर आता है, पर वहां इंक्लूड शायद इसलिए किया क्योंकि एडिपोज स्पेशलाइज्ड है फॉर स्टोरेज ऑफ फैट। तो एक बार ये क्लासिफिकेशन लिखें, फिर बात करते हैं लूज के बारे में। हाँ, तो सही होगा। कवरिंग, बॉडी की कवरिंग नहीं, फिर वहां कवरिंग का मतलब हो सकता है कि किसी ऑर्गन की कवरिंग, किसी भी ऑर्गन की जो कवरिंग है वो कवरिंग तो बनाएगा ना, जैसे अपना ईसोफेगस है, ठीक? तो ईसोफेगस और बॉडी वॉल के बीच में सीलोम है। तो सीलोम की एक तो बाहर की तरफ की वॉल हुई, एक अंदर की तरफ की वॉल हुई। जो सीलोम की अंदर की तरफ की वॉल है, वो वॉल ईसोफेगस की कवरिंग भी तो है। वही वॉल ईसोफेगस की कवरिंग है, जिसको अपन वहां नाम देते हैं सिरोसा। और वो बना होता है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से ही। तो इसलिए अगर कवरिंग के मामले में कहा जाए तो उसे गलत नहीं मानेंगे। हाँ, अगर बॉडी की कवरिंग या ड्राई सरफेस जैसा कुछ लिखा तो फिर गड़बड़ है।
देखें, अब अपनी को बेटा बात करनी है लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कितने टाइप थे? दो। पहला कौन है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, और दूसरे को नाम क्या देते हैं? एडिपोज। तो पहला कौन हो गया? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर वर्ड जो है, इसके अंदर वर्ड आता है एरियोल। इसके अंदर वर्ड कौन सा आ रहा है? एरियोल वर्ड आता है। एरियोल वर्ड का मतलब होता है एयर स्पेस। एरियोल शब्द का मतलब क्या होता है? एयर स्पेसेस। अगर हम यहां पर देखें तो जो टिश्यू है, दिस टिश्यू हैज स्पेसेस बिटवीन सेल एंड फाइबर। तो टिश्यू में क्या पाए जा रहे हैं? स्पेस पाए जाते हैं बिटवीन सेल एंड फाइबर। तो क्योंकि यहां पर सेल और फाइबर के बीच में स्पेस पाए जाते हैं, जिन्हें एरियोल कहा जाता है, तो वहां से टिश्यू का नाम निकल के आता है, और इसे क्या कहा आपने? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कहा। तो सबसे पहला टिश्यू कौन सा हो गया? एरियोलर। अब जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, उसके बारे में अगली बात देखते हैं। तो हमने कहा कि इट इज मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू। तो हमारी बॉडी में मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, वो कौन है? एरियोलर। मतलब कि सारे टिश्यू में सबसे ज्यादा कौन सा था? सारे टिश्यू में सबसे ज्यादा था कनेक्टिव। सारे टिश्यू में सबसे ज्यादा कौन? कनेक्टिव। और कनेक्टिव में सबसे ज्यादा कौन? एरियोलर। सारे टिश्यू में सबसे ज्यादा कनेक्टिव, कनेक्टिव में सबसे ज्यादा एरियोलर, सारे टिश्यू में सबसे ज्यादा कौन? कनेक्टिव, और कनेक्टिव में सबसे ज्यादा कौन? एरियोलर। ये जो एरियोलर टिश्यू है, ये अपन ने कहा कि इट एक्ट एज सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलिया। किसके जैसा काम करता है? सपोर्ट फ्रेमवर्क के जैसा काम करता है। तो सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलिया। अब इस लाइन को समझिए जरा। आपने कहा था ना कि एपिथेलियल टिश्यू के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और उसके नीचे कौन सा टिश्यू है? एरियोलर। एपिथेलियल टिश्यू के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन, और उसके नीचे कौन सा टिश्यू? एरियोलर। तो मतलब एपिथेलियल टिश्यू किसके ऊपर है? किसके ऊपर है? एरियोलर के। तो मतलब एपिथेलिया के लिए नीचे सपोर्ट करने वाला फ्रेमवर्क कौन बना रहा है? एपिथेलियल टिश्यू को सपोर्ट करने वाला फ्रेमवर्क उसके नीचे कौन बनाता है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू बनाता है। तो अपन ने कहा कि ये किसके जैसा काम करता है? सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलिया। अब अगर एपिथेलिया के लिए सपोर्ट फ्रेमवर्क की तरह काम कर रहा है, तो बोलो ये हमारी स्किन के नीचे होगा कि स्किन के ऊपर? कहां रहेगा? नीचे। तो अपन ने कहा कि इट इज प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। तो ये प्रेजेंट है बीनीथ द स्किन। तो ये स्किन के कहां पाया जाता है? नीचे। बीनीथ वर्ड का मतलब क्या है? नीचे पाया जाता। तो स्किन के नीचे मौजूद है। अब हमारी जो स्किन है, उसके नीचे एरियोलर टिश्यू है, और उसके नीचे होती है मसल्स। स्किन में उसके नीचे क्या होती हैं? मसल्स। अपने को जैसे जब भी अगर गूज बम्प्स वगैरह आते हैं ना, तो उस कंडीशन में क्या होते हैं? अपने हेयर फॉलिकल सारे इरेक्ट हो जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है, जब कपकपी लगती है, तो स्किन में भी थोड़े बहुत मूवमेंट होते हैं। तो स्किन के नीचे जो मसल्स हैं, उनको एपिथेलिया के साथ कनेक्ट करना, ये काम कौन करेगा? एरियोलर टिश्यू। तो इसके बारे में अगला अपन ने कहा कि ये कनेक्ट करता है स्किन को टू अंडरलाइन मसल्स। तो स्किन के नीचे जो मसल्स हैं, उनके साथ स्किन को कनेक्ट करना, ये काम किसका हो जाता है? एरियोलर टिश्यू का काम है। तो एरियोलर टिश्यू
स्किन के नीचे है या स्किन में? एनसीईआरटी की भाषा क्या कहती है? स्किन के नीचे है। स्किन के कहां प्रेजेंट है? नीचे। इपिथेलियल टिश्यू के लिए सपोर्ट फ्रेमवर्क कौन बनाता है? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि एरियोलर टिश्यू के लिए सपोर्ट फ्रेमवर्क इपिथेलिया बनाता है? नहीं। ध्यान रखना, सपोर्ट फ्रेमवर्क कौन बना रहा है? एरियोलर। किसके लिए? क्या मैं इस बात को उल्टा कह सकता हूं? नहीं। हमेशा ध्यान रखना, सपोर्ट फ्रेमवर्क कौन बनाएगा? एरियोलर। किसके लिए बनाएगा? एपिथेलियल टिश्यू के लिए सपोर्ट फ्रेमवर्क बनाता है एरियोलर टिश्यू। एरियोलर के बाद दूसरा टिश्यू आपके पास आ जाता है यहां, एडिपोज। तो अगला टिश्यू कौन सा आ गया? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज टिश्यू के अंदर जो मेन सेल है वो कौन हो जाती है? एडिपोसाइट। मेन सेल कौन रहेगी इसके अंदर? एडिपोसाइट। तो आप जरा देखिए एडिपोसाइट की कहानी। तो कहानी यह है कि एडिपोसाइट को अगर मैं देखूं तो ये कुछ इस तरीके से मान लो, ये एक सेल है और ये सेल का न्यूक्लियस है। यहां पर सेल में ये मौजूद है फैट वैक्यूल। ये सेल के अंदर क्या है? फैट वैक्यूल है। तो इट मीन ये यहां पर क्या हुई? सेल मेम्ब्रेन। ये यहां पर इसका क्या हो गया? न्यूक्लियस। और ये क्या है? फैट वैक्यूल। फैट वैक्यूल का मतलब हुआ फैट स्टोर करने वाला स्पेस है। हमारे अंदर जो एडिपोसाइट्स हैं, ये एडिपोसाइट भी आफ्टर बर्थ डिवाइड नहीं करते हैं, मतलब नंबर इनका उतना ही रहता है। केवल जब फैट डिपोजिशन होता है तो इनका साइज बढ़ जाता है। केवल क्या इंक्रीज होगा? साइज। तो अब देखिए, जब पहले ये ऐसा था, उसके बाद अब इसके अंदर क्या हुआ? स्टोरेज ऑफ फैट। हम जानते हैं ना इसका काम है स्टोरेज ऑफ फैट। तो अब यहां स्टोरेज किसका हुआ? फैट का। जब फैट का स्टोरेज हुआ तो फैट कहां स्टोर होने वाला है? फैट वैक्यूल में। कहां स्टोर होगा? फैट वैक्यूल में। तो बोलो, फैट वैक्यूल का साइज बढ़ेगा कि नहीं? फैट वैक्यूल का साइज मान लो लेट से बढ़ करके हो गया इतना। अब अगर फैट वैक्यूल का साइज बढ़ा तो अभी तक न्यूक्लियस कहां था? सेंटर में। अब आपको नहीं लगता कि न्यूक्लियस वुड बी पुश टुवर्ड पेरिफेरी? न्यूक्लियस किधर पुश हो जाएगा? पेरिफेरी पर। तो अगर हम देखें तो ये जो सेल है ये काफी कुछ एक रिंग शेप दिखाई देती है। ये सेल कैसे दिखाई देती है? रिंग शेप सेल आपको दिखाई देती है। तो अपन ने कहा जब स्टोरेज ऑफ फैट होगा तो उसके बाद न्यूक्लियस कहां पहुंच जाएगा? पेरिफेरी पर। तो अपन ने कहा पेरिफेरल न्यूक्लियस हो जाता है। अब देखिए एनसीईआरटी यहां इसके बारे में कहती है, एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। क्या कहा? एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स that are not used immediately. So that are not used immediately are converted into fat. तो ये कन्वर्ट किसके अंदर कर दिए जाएंगे? फैट में। एंड स्टोर्ड इन दिस टिश्यू। और इन्हें स्टोर कहां कर दिया जाएगा? इस टिश्यू के अंदर। तो अब एनसीईआरटी यहां अपनी लाइन में क्या क्या बातें कहना चाहती है उसको समझें। सबसे पहले क्या कहा? एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मान लो, क्या हम बीएमआर जानते हैं? बेसल मेटाबॉलिक रेट। अगर हम पूरे दिन लेटे रहें, कोई काम ना करें, तो क्या हमारी बॉडी कुछ एनर्जी खर्च करेगी या नहीं? एनर्जी बॉडी खर्च करेगी कि नहीं? आप भले ही लेटे रहें, आपका हार्ट काम कर रहा है कि नहीं? आपकी किडनी भी काम कर रही है, आपका नर्वस सिस्टम भी काम कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी तो खर्च होगी।
जो अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो मतलब क्या हमारे अंदर कभी भी मेटाबॉलिज्म एकदम जीरो हो सकती है? नहीं, ये हमेशा कुछ ना कुछ होती रहेगी। अब आपने क्या कहा, बेसल मेटाबॉलिक रेट। अगर किसी चीज की रेट निकालनी है तो उसको टाइम से डिवाइड करना पड़ता है कि नहीं? मान लो अगर मेरी बॉडी पूरे दिन में 2400 किलो कैलोरी खर्च कर रही है, तो मैं इसे 2400 किलो कैलोरी पर डे भी कह सकता हूं, तो रेट हो जाएगी। या मैं इसे 100 किलो कैलोरी पर आवर कह दूं, तब भी तो ये रेट ही बनेगी। तो इसको क्या बोलते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट। जब पूरे दिन लेटे हैं, कोई काम धाम नहीं, उसके बावजूद बॉडी एनर्जी खर्च करेगी, तो उसको अपन ने क्या कहा, बीएमआर। अब उसके बाद अगर मैं अपने रूटीन काम, जो भी मेरे काम है पूरे दिन के, मैं अपने काम अगर कर रहा हूं, तो अब उसमें एनर्जी एक्स्ट्रा खर्च हो रही है कि नहीं? जैसे मान लो अगर जो है अपन अपने रूम से चल के यहां तक आए, बैठ के पढ़े, सारे काम किए, तो इस सब में कुछ एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी लगा। तो जो हमारा रूटीन है पूरे दिन का, उसमें जितना एनर्जी खर्च होती है, उसको बोलते हैं रूटीन मेटाबॉलिक रेट, या आरएमआर करके कहा जाता है। मान लो अगर मेरा रूटीन मेटाबॉलिक रेट लेट से 1500 किलो कैलोरी पर डे है, मेरा रूटीन मेटाबॉलिक रेट कितना है, 1500 किलो कैलोरी पर डे है, मतलब मेरी बॉडी को चलाए रखने के लिए कितनी एनर्जी पर डे चाहिए, 1500 किलो कैलोरी। अब ये एनर्जी आएगी कहां से, फूड से। अगर मैं दिन भर में 1200 किलो कैलोरी खाता हूं, तो मतलब कि न्यूट्रिएंट एक्सेस में है कि कमी है, कमी है ना। वहीं अगर मैं मान लो 1800 खाऊं तो एक्सेस है ना। सबसे पहली बात क्या समझ में आई, एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट। क्या यहां एक्सेस ऑफ फैट लिखा है, एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट लिखा है। ये जो एनर्जी है, वो एनर्जी चाहे फैट के फॉर्म में आए, चाहे प्रोटीन के फॉर्म में आए, चाहे वो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में आ रही हो, किसी भी फॉर्म में आए, बस एक्सेस किसका होना चाहिए, न्यूट्रिएंट का। यानी कि जो मैंने अपनी एनर्जी का इंटेक 1500 से 1800 किया, तो हो सकता है उस दिन मान लो मैंने आलू की सब्जी ज्यादा खा ली, तो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा गया ना। या मान लो प्रोटीन एक्स जैसा कोई भी प्रोटीन पाउडर वगैरह वो ज्यादा पी लिया, तो प्रोटीन के फॉर्म में ही सही, पर बॉडी को एनर्जी तो मिली, तो न्यूट्रिएंट ही जा रहा है ना। या मान लो अगर मैंने ज्यादा तली भुनी कोई चीज खाई, तो उसके फॉर्म में फैट ज्यादा गया, तो क्या पहुंचा बॉडी के पास, एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट। फिर क्या कहा, दैट आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली, वो न्यूट्रिएंट जिनका इमीडिएटली यूज नहीं हुआ। मान लो मैंने एक दिन क्या किया कि साहब जो है ज्यादा खाना खा लिया। अब ज्यादा खाना खाया, या मान लो जैसे प्रोटीन पाउडर ही मैंने ज्यादा पी लिया, ठीक। अब जब ज्यादा प्रोटीन पाउडर पी लिया, तो मुझे समझ में आया कि आज तो यार गुरु एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट हो गया। अब अगर अपन क्या करें कि मान लो हम उसके बाद 5 किलोमीटर वॉक पे चले जाएं, तो वो जो एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट था, क्या वो इमीडिएटली यूज हो गया, यूज हो ही गया ना। आज मान लो खाया और अपन इतना एक्स्ट्रा घूम के आ गए। जो लोग एकदम हेल्थ या फिटनेस कॉन्शियस होते हैं, तो वो लोग करते हैं ना कि आज यार मान लो समोसा खाने की बड़ी इच्छा थी, तो साहब समोसा खाया, उसके बाद चलो रनिंग करने चलते हैं, वॉक करके आते हैं, जिससे एनर्जी जितनी भी एक्स्ट्रा गई उसे खा पी के निपटा दें। ये बात अलग है कि वो लोग जिम में ज्यादा विश्वास रखते हैं, और हम जैसे लोग जिम में ज्यादा विश्वास रखते हैं। जिम जानते हो, खाने को जीमना कहा जाता है। खाने को क्या कहा जाता है, जीमना, ठीक। तो जो फिटनेस कॉन्शियस लोग हैं, उनका विश्वास है जिम में, और हमारा विश्वास है जीमने में, ठीक। तो चलिए, तो आपकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए अब वापस से इधर आ जाते हैं। एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट दैट आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली, ठीक। अब मान लो अपन ने क्या किया कि न्यूट्रिएंट भी एक्सेस में लिए और पूरे दिन रेस्ट भी करते रहे, तो क्या वो एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट इमीडिएटली यूज हुआ, नहीं। आर कन्वर्टेड इनटू फैट, मतलब पहले यहां नहीं पहुंचेगा, पहले उसे कन्वर्ट किसमें किया जाएगा, फैट में। ध्यान रखिए, चाहे एक्सेस कार्बोहाइड्रेट का रहा हो,
चाहे एक्सेस प्रोटीन का रहा हो, हर कंडीशन में जब इसे स्टोर करना है तो अब इसे कन्वर्ट किस में किया जाएगा? फैट में। तो पहले इसे कन्वर्ट किसके अंदर करेंगे? फैट में। और ये काम है लिवर का, तो लिवर इसे कन्वर्ट किस में कर देता है? फैट में। और फैट में कन्वर्ट करने के बाद स्टोर कहां किया जाता है? टिश्यू में। क्या ये टिश्यू एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट को फैट में कन्वर्ट करता है? नहीं, इसे कन्वर्ट करके आपको देना है। जब आप कन्वर्ट करके दे देंगे तो फैट को स्टोर कौन कर लेगा? ये टिश्यू अपने पास स्टोर करके रखेगा। तो हमने कहा कि एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स that are not used immediately are converted into fat and stored in this tissue. तो ये बात अपन ने किसके बारे में करी? एडिपोज के बारे में। अब जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है, इसका काम क्या हो गया? स्टोरेज ऑफ फैट। काम क्या हो गया? स्टोरेज ऑफ फैट। वहीं पर एरियोलर का काम अगर हम देखें तो काम क्या था? सपोर्ट फ्रेमवर्क बनाना। अब बात आती है इसकी लोकेशन के बारे में, तो यहां भी एनसीईआरटी कहती है दैट इट इज प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। क्या कहा एनसीईआरटी ने? कहा प्रेजेंट है बीनीथ द स्किन। तो ये पाया जाता है स्किन के नीचे। मतलब स्किन के नीचे कितने टिश्यू पाए जा रहे हैं? दो। एक तो एरियोलर और दूसरा कौन? एडिपोस। एरियोलर लगभग पूरी बॉडी में समान रूप से पाया जाता है स्किन के नीचे। एडिपोस हर जगह हो ऐसा जरूरी नहीं है। अपने हाथ की स्किन ऐसे पकड़ो, इसकी अपनी एक सर्टेन थिकनेस है ना। अपनी आईलिड की स्किन ऐसे पकड़ो, इसकी भी अपनी थिकनेस है। क्या दोनों की थिकनेस बराबर की कम ज्यादा? किसकी थिकनेस कम? क्योंकि आईलिड पे स्किन तो है पर इसके नीचे एडिपोज टिश्यू नहीं होता। आईलिड के मामले में स्किन के नीचे एडिपोज टिश्यू होता है क्या? नहीं। बाकी बॉडी में स्किन के नीचे क्या मौजूद है? एडिपोज टिश्यू। पर वो जो एडिपोज टिश्यू है वो भी वेरिएबल अमाउंट में होता है बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में। तो अपन ने कहा कि ये दोनों कहां मौजूद हैं? स्किन के नीचे। एक बार एनसीईआरटी से अपन जो है कनेक्टिव टिश्यू में शुरू से लेकर के और लूज कनेक्टिव टिश्यू वाले पैराग्राफ तक पूरा पढ़ के देखें तो ये मैंने कहा ना कि वेरिएबल होता है। वेरिएबल का मतलब है कि बॉडी में कुछ पार्ट्स में एडिपोज टिश्यू ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम अपने एब्डोमेन की वॉल में बात करें तो यहां एडिपोज टिश्यू का डिपोजिशन ज्यादा होता है। तो पूरी बॉडी में हर जगह पे बराबर होगा नहीं, और ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है। फाइब्रोब्लास्ट तो लगभग सब जगह पर मौजूद होगी। मौजूद फाइब्रोब्लास्ट हर जगह पाई जाती है, एडिपोज के अंदर भी होती है। पर एडिपोज में सबसे डोमिनेटली आपको जो सेल दिखाई देती है वो एडिपोसाइट है। तो इसीलिए डायग्राम के अंदर आपको एडिपोसाइट ज्यादा दिखाई है। क्या हमने पढ़ा? आगे बढ़े। अब देखिए, लूज के बाद
अगला कनेक्टिव टिश्यू आपके पास आता है बेटा डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें बोलो सेल्स और फाइबर पास पास की दूर दूर, सेल्स और फाइबर क्या रहेंगे, पास पास। अगर सेल और फाइबर इसके अंदर पास पास मौजूद हो तो इसको अपन क्या कहेंगे, डेंस कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे। अब जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, इसके टाइप कितने थे, दो। द वन वॉज डेंस रेगुलर, पहले को आपने क्या कहा, डेंस रेगुलर कहा, और दूसरे को आपने कहा डेंस इरेगुलर। तो पहले को कहा गया डेंस रेगुलर और दूसरे को नाम क्या देते हैं, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। तो ये कनेक्टिव टिश्यू कितने तरीके का, दो। द वन इज डेंस रेगुलर एंड अदर इज डेंस इरेगुलर। अब देखो ऐसा क्यों कहा, तो अगर मैं देखूं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू को, तो इस सेल में, इस टिश्यू के अंदर अगर आप एनसीईआरटी का डायग्राम देखें तो डायग्राम आपको दिखाता है कि यहां पर जो फाइब्रोब्लास्ट हैं, ये फाइब्रोब्लास्ट रो में अरेंज्ड हैं। फाइब्रोब्लास्ट के यहां पर क्या मौजूद हैं, रो, मतलब फाइब्रोब्लास्ट यहां पर लाइन में अरेंज्ड हैं। और ये जो फाइब्रोब्लास्ट की रो हैं, इनके बीच में यहां पर क्या पाए जा रहे हैं, फाइबर्स। फाइब्रोब्लास्ट के रो के बीच में क्या प्रेजेंट है, फाइबर्स। तो फाइब्रोब्लास्ट के रो के बीच में क्या मौजूद है, फाइबर। क्या हुआ भाई, तो इतनी ज्यादा स्पीड से भागा। तो चलो ध्यान दो, अपन ने कहा कि यहां पर अपने को दिखाई दिया कि फाइब्रोब्लास्ट की रो है और फाइब्रोब्लास्ट की रो के बीच में क्या मौजूद है, फाइबर्स। तो मुझे डायग्राम में जो दिख रहा है उसमें दिखाई दे रहा है कि रोज ऑफ फाइब्रोब्लास्ट आर प्रेजेंट between parallel bundles of fibers। तो क्या दिख रहा है, रो ऑफ फाइब्रोब्लास्ट आर प्रेजेंट बिटवीन पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर। तो पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर के बीच में यहां पर फाइब्रोब्लास्ट की क्या पाई जा रही है, रो, मतलब फाइब्रोब्लास्ट की लाइनें हैं और उनके बीच बीच में पैरेलली कौन पाया जा रहा है, यहां पर बंडल्स ऑफ फाइबर्स मौजूद हैं। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, डेंस रेगुलर नाम दिया। अब यहां पे एक बार जरा एनसीईआरटी पढ़ो कि एनसीईआरटी क्या कहती है। क्या एनसीईआरटी यही कह रही है जो डायग्राम में दिख रहा है, एनसीईआरटी कहती है कि कोलेजन फाइबर्स, एनसीईआरटी ने क्या कहा है, कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट बिटवीन पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स। तो मैंने कहा कि कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट बिटवीन पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स। क्या एनसीईआरटी ने जो कुछ लिखा है वो चीज डायग्राम से मैच कर रही है, नहीं। जो एनसीईआरटी ने लिखा है वो अलग है, जो डायग्राम दिखा रहा है वो अलग है। अब मान लो कल को अगर क्वेश्चन एनसीईआरटी के लिखे हुए पे आ जाए तो आपने को पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी ने एग्जैक्टली लिखा क्या था। क्योंकि अगर मैं ध्यान नहीं दूंगा कि यहां एनसीईआरटी ने कुछ गड़बड़ तरीके से लिखा है तो मैं उसे केवल एक फ्लो में पढ़ता चला जाऊंगा और मैं कभी नहीं पहचान पाऊंगा कि यहां एनसीईआरटी में कुछ गड़बड़ है। तो अपन ने कहा एनसीईआरटी ने क्या लिखा कि कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट बिटवीन पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर, जबकि कायदे से लिखना क्या था कि यहां रो ऑफ फाइब्रोब्लास्ट आर प्रेजेंट बिटवीन पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर। पर एनसीईआरटी ने क्या लिखा, कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट बिटवीन पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर। अब आप देखिए डेंस रेगुलर के मामले में यहां जितने भी फाइबर्स हैं वो सारे फाइबर्स एक ही ओरिएंटेशन में हैं। डेंस रेगुलर के केस में
आपको दिखाई दे रहा है ना कि फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट एक ही ओरिएंटेशन या एक ही दिशा में है। मतलब समझना, अगर इस टिश्यू को ऐसे पकड़ के खींचा जाए तो जो फाइबर है वो स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करेंगे, इलास्टिसिटी भी प्रोवाइड करेंगे, अपने सारे काम करेंगे। वहीं पर अगर इसी टिश्यू को आप पकड़ के ऐसे खींच दें, अगर इस टिश्यू को ऐसे पकड़ के खींच दिया जाए तो क्या कोई फाइबर अब आपके काम आने वाला है? नहीं। इसका मतलब है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास ये टिश्यू है तो इससे कोई रस्सी बनाना पसंद करोगे या कोई कपड़ा? क्या बनेगा इससे? रस्सी। क्योंकि रस्सी पे जितनी भी ताकत है वो एक ही डायरेक्शन में लगती है। रस्सी को आप ऐसे करके खींचते हैं, ऐसे करके अगर खींचना शुरू करेंगे तो रस्सी के सारे धागे निकल निकल के भाग जाएंगे, है ना? तो इसीलिए आप हमेशा इससे क्या बनाएंगे? रस्सी जैसी कोई चीज। अब ये होता है दो तरीके का। पहला तो होता है ये वाइट फाइब्रस। डेंस रेगुलर में पहला कौन आ जाएगा? वाइट फाइब्रस। जब मैं वाइट फाइब्रस कह रहा हूं तो बोलो कौन से फाइबर अबंडेंट? कोलेजन फाइबर ना। वहीं पर दूसरा हमने कहा येलो इलास्टिक। अब इसके अंदर बोलो कौन सा फाइबर अबंडेंट? अब मैंने कहा कि इससे एक से बनने वाला है टेंडन और दूसरे से बनेगा लिगामेंट। एक से क्या बनेगा? टेंडन। दूसरे से बनेगा लिगामेंट। तो बोलो टेंडन किससे बना है? व्हाइट फाइबर या येलो इलास्टिक? तो ये जो व्हाइट फाइब्रस है ये बनाता है आपके अंदर टेंडन। और टेंडन किसके बीच में था? तो अपन ने कहा ये होता है मसल और बोन के बीच। किसके बीच में है? मसल और बोन के बीच। आप ऐसे याद रख लेना, एमटीबी। क्या याद कर लेना? एमटीबी। जैसे जो बाइसिकल होती है ना, उसमें से जो चौड़े टायर वाली बाइसिकल आती है उसको एमटीबी कहा जाता है, माउंटेनियरिंग बाइसिकल कहा जाता है। ठीक। तो एमटीबी अगर अपन याद रख लें तो मसल टेंडन बोन। तो टेंडन किसके बीच में है? मसल और बोन के बीच में। वहीं पर अपन ने कहा दूसरी स्ट्रक्चर क्या है? लिगामेंट। दूसरी स्ट्रक्चर क्या होगी यहां? लिगामेंट है। ये जो लिगामेंट है ये होता है बिटवीन बोन टू बोन। ये कहां पर मौजूद रहेगा? बोन टू बोन। तो बोन के बीच में टेंडन होता है कि लिगामेंट? दो बोन्स के बीच क्या रहेगा? लिगामेंट। मसल और बोन के बीच? मसल और बोन के बीच कौन? बोन और बोन के बीच? मसल और बोन के बीच कौन? जबकि बोन और बोन के बीच कौन होगा? लिगामेंट। इनमें से आसानी से किसे तोड़ा जा सकता है? टेंडन की लिगामेंट? जबकि टेंडन टूटेगा नहीं। तो डेंस रेगुलर के बारे में इतनी बात अपने को समझ में आई। अब बचा दूसरा आपका डेंस इरेगुलर, जिसके बारे में अपन बात कर लेंगे कल। अभी अपन ने यहां तक किया, कल कोशिश करेंगे कि चैप्टर में जितना पार्ट बचा है कनेक्टिव टिश्यू में उसे अपन कंप्लीट कर लें, जिससे कि एनिमल टिश्यू वाला पार्ट अपना हो जाए। आज जितनी बात पढ़ी समझ में आई? बंद कर दूं? तो आराम से लिखो, फिर अपन मिलते हैं अब कल।